जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बच्चों तत्व सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि तत्व क्या होता है। कौन बताएगा मुझे तत्व क्या होता है? कोई बच्चा नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा। तत्व जो है ये मूल पदार्थ है। तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे दो भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। जैसे आप लोग खिचड़ी खाते हैं तो उसमें दाल होती है और चावल होते हैं, दो तरह के पदार्थ हैं। तो दाल और चावल को अलग अलग किया जा सकता है, चाहे जितनी देर लगे हुए अलग बात है। लेकिन अगर दाल है तो क्या दाल को मैं कहता हूँ कि दो भागों में बांट दो जिनके गुण अलग अलग हो, तो क्या आप बांट पाओगे? तो समझ लीजिए तत्व जिससे सारी चीजें मिलकर बनी है। जैसे जल है, आप बेहतर तरीके से जानते हो, इसका सूत्र होता है H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से बनता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि हाइड्रोजन किसके मिलने से बना है? तो शायद आपके पास कोई आंसर ना हो, और अगर आप समझदार बच्चे हैं तो है ही नहीं। आप समझते हैं तत्व क्या है? तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो किसी से मिलकर नहीं बना, अपने आप में एक पदार्थ है, इसके अपने अलग गुण हैं। ये होता है तत्व। लगभग 118 प्रकार के तत्वों की खोज हो चुकी है, अलग अलग हमारे पास है 118 है। जब क्लास में 4 बच्चे होते हैं उनका नाम याद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उनके बारे में जानना बड़ा आसान होता है। कोई डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है कि ये बच्चा ऐसा है ऐसा है। कभी पीटीएम होगी तो मैं बता दूंगा कि 4 बच्चे होंगे तो भैया ऐसा ऐसा, हमें लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब बच्चे 40 होंगे तो शायद मुझे एक बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। बड़ी दिक्कत होगी जब पीटीएम होगी सबके बारे में, क्योंकि सबका बिहेवियर कैसा है, अलग अलग है ना। इसी तरीके से जब तत्व शुरू में कम खोजे गए थे, कम खोजे हुई थी तत्वों की, तत्व तो थे प्रकृति में, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं था कि कौन कौन से प्रकार के तत्व हैं। धीरे धीरे जैसे वो हम उनके बारे में परिचित होते चले गए, उनकी संख्या बढ़ने लगी। जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो उनके गुणों को याद करने में, उनके उपयोगों को समझने में हमें कठिनाइयां आई। तो उसी तरीके से जैसे पहले मनुष्य जो था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, जब मनुष्य को बुद्धि आई होगी तो वो गुफा में रहता होगा, आई थिंक सो। फिर जैसे जैसे उसको पता चला कि भाई मेरे लिए जरूरत के सामान बहुत ज्यादा है, तो उसने उस गुफा को छोड़ा होगा, झोपड़ी बना ली और अपनी जरूरत का सामान तरीके से रखना शुरू किया होगा। उस मानव और आज के मानव में देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और सबसे बड़ा डिफरेंस है उसने अपने सामान का क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। उसके बाद सामान की संख्या बहुत ज्यादा है, सामान बेशक ज्यादा नहीं है पर नंबर ऑफ कमोडिटीज वो ज्यादा है। उसके पास पेस्ट भी है, ब्रश भी है, जीभ साफ करने का भी है। पहले क्या सब होता था? नहीं। उसके पास रात को वो माउथ वॉश भी है, सिर्फ मुंह के लिए 50 चीजें हैं उनसे। अब वो उनका वर्गीकरण नहीं करेगा तो नहीं ढूंढ पाएगा कि मैंने कौन सी चीज कहां रखी, सब भूल जाएगा। इसीलिए उसने अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम देना शुरू किया। वॉशरूम, किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बहुत सारे रूम उसने बनाए ताकि हर सामान का आसानी से उपयोग किया जा सके, उनके गुणों का पता लग सके। ठीक है ना? खाना खाना है तो किचन की तरफ चलिए, आराम करना है तो फिर बेडरूम की तरफ चलिए। ठीक है ना? तो ये सब से क्या होता है, जीवन आसान हो गया। तो इसी तरह तत्वों का वर्गीकरण भी जरूरी हो गया। जब वो बहुत ज्यादा होते चले गए, उनका वर्गीकरण हमारे लिए जरूरी हो गया ताकि हम उनके साथ अच्छे से डील कर सकें, उनके गुणों को आसानी से जान सकें। एक एक तत्व के बारे में जानना बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए कि भाई तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया तत्वों का, वो किया गया था धातु व अधातु। किसमें वर्गीकरण किया गया? धातु व अधातु। धातुओं के गुण क्योंकि एक जैसे होते हैं, जैसे धातु में प्राय ठोस होती है, कठोर होती है,
इनके गलनांक ऊंचे होते हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इन्हें पीट कर चादर नहीं जा सकती, इनके तार खींचे जा सकते हैं, टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, इनमें विशेष चमक होती है। यही सब गुण है। तो अगर आयरन और कॉपर की बात करें तो क्या इनके गुण एक जैसे नहीं होंगे? क्योंकि दोनों क्या है? धातु। तो जो गुण इसमें होंगे वो गुण इसमें नहीं होंगे। तो वर्गीकरण से क्या लाभ हुआ? अगर एक तरफ हमने ये सब रख दिया तो बस धातुओं के जो गुण हो जाते हैं वो सबके गुण अपने आप याद हो जाएंगे। अधातुओं में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनके अपने अलग गुण हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग की है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ये भी ग्रहण करेगी, ये भी सब करेंगे। मैंने धातु अधातु वाला पार्ट आपको पढ़ाया था, सबके गुण समझाए थे, रासायनिक गुण भी और भौतिक गुण मैच करते हैं, आपने देखा होगा। तो फिर सिर्फ उन गुणों को याद कर लो, बाकी सब चीजों इसके बारे में पूछोगे तो भी मैं वही कहूंगा, इसके बारे में पूछोगे तो भी वही। तो ये वर्गीकरण करने से बहुत आसानी हुई तत्वों के गुणों को याद करने। लेकिन उपधातु ने इस वर्गीकरण को बिगाड़ दिया। उपधातु एक ऐसा तत्व होता है जो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये याद रखना सर, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और त्यागती भी है। हाँ, बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब उपधातु है। तो इनको कहाँ रखें? इधर रखें या इधर रखें? तो ये वर्गीकरण बिगड़ गया। ठीक है, तो ये धातु अधातु का जो वर्गीकरण शायद वर्जीलियस ने किया था, तो वर्जीलियस की संकल्पना एंड हो गई उपधातुओं के आने से। इसके बाद आता है डॉबराइनर, एक वैज्ञानिक थे, डॉबराइनर कह दो, डॉबराइनर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी अपनी कुछ बातें कही। डॉबराइनर, इन्होंने क्या कहा? डॉबराइनर ने तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें हम डॉबराइनर के त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉबराइनर के त्रिक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समान गुणों के 3 तत्व लिए, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीनों के गुण बिल्कुल समान है, तीनों धातु हैं, इन्हें हम क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने देखा कि पहले वाले तत्व का जो भार है, परमाणु भार, और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार है, उन दोनों के परमाणु भारों का गणितीय माध्य, माध्य मतलब माध्य निकालना आता होगा जी, समांतर माध्य। माध्य जो है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का गणितीय माध्य बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है। ऐसा इन्होंने कई तत्वों में देखा, ऐसा इन्होंने कई तत्वों में देखा। लेकिन कुछ तत्व ऐसे रहे जो इस नियम का पालन जिन्होंने नहीं किया, फिर इनका भी एंड हो गया। ठीक है ना? वर्णन तो किताब में शायद नहीं है ऐसे तत्वों का, पर है। और सारे तत्वों के त्रिक बनाना भी संभव नहीं था कि सभी तत्वों को 3-3 के समूह में रखा जाए। ठीक है, इसलिए इस संकल्पना को भी छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और नई संकल्पना के बारे में जानते हैं। विस्तार पूर्वक आप किताब से पढ़ सकते हैं किसी भी चीज को, मैं एक उदाहरण देकर ही समझा रहा हूं। इसके बाद आता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है? ये अष्टक का मतलब तो समझते हैं, 8। न्यूलैंड ने किसी चीज को देखकर अपने मन में जैसे अचानक विचार आता है, तो उन्होंने जो संगीत होता है, संगीत के जो स्वर होते हैं वो आप जानते हैं बेहतर तरीके से, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा नहीं होता। ये 7 स्वर तो होते हैं, 7 ही तो स्वर होते हैं जी। दोबारा सा क्यों बोल रहे हो आप? सारे गाँव पा धा नी,
7 से स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7, या 7 से ज्यादा है? जी नहीं। नहीं, 7 से ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी वो जो हारमोनियम होता है उस पर फिर इतनी सारी चाबियां क्यों होती है? जब 7 ही स्वर होते हैं तो 7 चाबियां क्यों नहीं है? इसका एक कारण है कि जो स्वर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मंद स्वर, मध्यम स्वर और तीव्र स्वर। आप एक तरफ से बजाना शुरू करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर शुरू हो जाएगा सा रे गा मा पा धा नी। ये मंद स्वर, ये मध्यम स्वर, और आगे तीव्र स्वर। फिर सा रे गा मा पा धा। लेकिन अंतर है तीनों सरगमों में। हाँ, अंतर होने के साथ साथ समानता भी है इस सा और इस सा में। बस समानता है क्योंकि ये भी सा है, वो भी सा है, तो समानता तो हुई। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये थोड़ा मोटा होता है, सा सा और एक सा, ठीक है, पतला और मोटे का अंतर। जैसे लड़के की आवाज मोटी होती है, लड़की की आवाज पतली होती है, बोलते दोनों सेम है, लेकिन आवाज में अंतर आपको नजर आता है नहीं आता? दोनों सेम ही बोलते हैं, वो भी अपना नाम बताएगा या वो एक शब्द को कहेगा, लड़का और लड़की भी एक शब्द को कहेगी, लेकिन बोलने में अंतर होगा। तो वही अंतर है और वही समानता भी है कि ये भी सा है और वो भी सा है। तो उन्होंने देखा कि हर 8वां स्वर जो है पहले से 8वां, पहले से 8वां, पहले से 8वां, हर स्वर अपने 8वें स्वर से समानता प्रदर्शित कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि तत्वों को भी रख के देख लूं मैं ऐसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में देख करके देख लेता हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन तो फ्लोरीन से समानता प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब फिर उन्होंने एक और तत्व रख के देखा, फ्लोरीन के बाद सोडियम आया, उन्होंने देखा हाँ लिथियम का जो 8वां है वो सोडियम उससे समानता प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करना शुरू किया। हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या चुका? लिथियम, 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 बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। यहां तक तो ये वर्गीकरण बिल्कुल ठीक रहा, ठीक है? हाँ? लिखने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें दिक्कत है तो बताओ। ठीक है भाई, तो स्कैंडियम जब 21वां आया तो ये इनसे समानता, ये तो समानता प्रदर्शित कर रहे थे आपस में जी, बनने लगे वर्ग समान तत्वों के। लेकिन परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व जैसे ही आया, कौन सा आया? परमाणु क्रमांक 21, ये तत्व इनसे मैच यहाँ पर अभिधारणा फेल। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वर्गीकरण सिर्फ परमाणु क्रमांक 20 तक के, परमाणु क्रमांक 20 तक तो ठीक रहा है, 20 के आगे के लिए ये वर्गीकरण सफल नहीं हुआ। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट, ये तो मैंने 3 साइंटिस्ट या 3 ही वर्गीकरण बताए हैं, 10 वर्गीकरण है। जब आप साइंस साइड लेंगे, 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां आपको 10 वर्गीकरण दिखाई देंगे। 10th क्लास में उतना कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि अब आपके सिलेबस में भी नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको इसे पढ़ाया ताकि आपको पता लगे कि हम करने क्या जा रहे हैं, वर्गीकरण करने जा रहे हैं। इसके बाद आता है मेंडलीफ का नाम।
मेंडेलीफ ने तत्वों का एक ठीक सा वर्गीकरण करा जो सभी की समझ में भी आया और काफी फेमस भी रहा। फिर उसमें सुधार होते चले गए। मेंडेलीफ ने एक नींव रखी वर्गीकरण, और फिर उसमें सुधार होते होते एक अच्छा वर्गीकरण हमें जो आज के समय में वो मिलता है, तो मेंडेलीफ की ही देन है। तो मेंडेलीफ का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आप आज इतना ही पढ़ें और इन नियमों पर क्वेश्चन करें और इन्हें कॉपी में करें। ठीक है, ओके।